मध्य प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति में क्या सुधार हुआ है? क्योंकि मुझे याद आता है आपकी सरकार बनने के बाद, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बड़ा काम ये हुआ था कि जो 20 रुपए का प्रति गाय अनुदान मिलता था उसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। तो ग्राउंड पर इससे क्या कुछ स्थितियां बदली हैं? गौशालाओं में हालात सुधरे? निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृषि आधारित हमारा राज्य है और कृषि आधारित राज्य में किसानों के लिए आय का बड़ा एक और कारण है दूध उत्पादन। ये बात सही कि हमारे राज्य के अंदर जो पशुपालकों की संख्या बड़ी है, लेकिन ये बात भी सही कि जब सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है तो लोग पशुपालन से थोड़ा सा दूर आ रहे हैं। तो हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से अपने राज्य के अंदर दूध का उत्पादन बढ़े। अभी 9% दूध का उत्पादन हमारे पास होता है, इसको 20% तक हम आगे ले जा रहे हैं। इसलिए दूध का उत्पादन बढ़ाना और दुधारू पशुओं में भी उन्नत नस्ल के पशु वो हमारे यहाँ लोग रखे ताकि उनकी आय बढ़े। लेकिन जो दुधारू पशु नहीं है, अपाहिज है, बूढ़े हैं, लावारिस है, तो पहले नगर पालिका नगर निगम इनके लिए खिड़क रखती थी, पिंजरा पोल जिसको बोलते हैं, तो उस पर चार्ज करती थी और उनकी ताकत नहीं होने के कारण से कई बार वो पशु अपनी प्राण गंवा देते थे। तो हमने कहा भाई आप डरो मत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम के अलावा नगरीय निकाय तक सब गौशाला रखे, गौशाला का सारा खर्चा सरकार देगी। तो प्रति गौमाता जो 20 रुपये देते थे उसके बजाय 40 रुपये गौमाता हम देने को लग गए और उसका परिणाम रहा कि आज की स्थिति में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर 10-10 हज़ार से बड़ी बड़ी गौशालाएँ हमारे नगरीय निकाय रखने लग गए क्योंकि राज्य सरकार उसका खर्चा देने को तैयार है। इसी प्रकार से प्राइवेट स्तर पर भी जो गौशाला चलाना चाहते हैं ऐसे लोगों को लगभग 150 एकड़ जमीन और 5,000 से बड़ी कोई गौमाता की गौशाला चलाएगा तो उसके लिए बिजली का खर्चा प्रति गौमाता 40 रुपया और दूध के लिए भी उनको छूट और सब प्रकार की अनुकूलता बनाते हुए राज्य के अंदर लगभग हमने 5 लाख से ज़्यादा गौमाताओं की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया है और दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी के कारण से जो हमारे दूध उत्पादक किसान भाई हैं उनको 5 रुपये लीटर से लेकर 7 रुपये लीटर तक उनका मुनाफा बढ़ गया है। और हमने दूध की खपत भी राज्य में चालू कर दी है कि एकमात्र हमारा राज्य रहेगा जहाँ सरकारी स्कूलों के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो बच्चे एडमिशन लेंगे उसको टेट्रा पैक में बच्चे को दूध पीने के लिए सरकार की तरफ से इस चालू सत्र में दूध भी देने वाले हैं ताकि कुपोषण में दूसरे प्रकार से कोई खाद्य दो उससे अच्छा दूध पिलाओ। तो मुझे लगता है कि हम तो भगवान गोपाल कृष्ण वाले हैं, तो दूध दही का जो पोषकता में जो लाभ होता है उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा, एक सवाल ये कि फिल्में देखने का टाइम निकाल पाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति की तो धुरंधर आप बन ही चुके हैं, लेकिन एक फिल्म आई है धुरंधर, उसका सेकंड पार्ट आया हुआ है और फिर से एक बार चर्चा जोरों पर है। आपने देखी वो फिल्म? अभी तो नहीं देखी, लेकिन देखने की इच्छा जरूर है, जाऊंगा जरूर। पहली वाली देखी थी आपने? हाँ, पहली वाली तो देखी थी। ये चर्चा इसलिए भी राजनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपोजिशन के नेताओं ने इस फिल्म पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव जी थोड़ी देर पहले इस मंच पर भी थे। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे देकर अब फिल्मकारों से फिल्में बनवा रही है और उसमें विपक्ष के खिलाफ जो बातें हैं वो दिखाई जाती हैं, विपक्ष के नेताओं को कटघरा में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ये एक नया तरीका आपकी पार्टी ने इजाद किया है। देखिए, ये लोक रंजन की पद्धति है फिल्मों का निर्माण होना, और अगर फिल्म अच्छी बनती और चलती तो उसमें गलत क्या है। और ये कभी कभी हर एक चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखना मैं समझता गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर धुरंधर अगर जनता को भा रही है तो जिनको जो बोलना बोलते रहे और जिनको देखना वो देखेंगे, आनंद करेंगे, उसमें क्या गलत है। इस बार वाली धुरंधर में एक अतीक अहमद का किरदार भी डाल दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि दिक्कत सबसे ज़्यादा उससे है क्योंकि उसको दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान में आईएसआई के अफसरों से भी बात कर रहा है और उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। देखिए, ये मैं अभी देख नहीं पाया हूँ पिक्चर को, लेकिन ऐसा तो हमारे सामने हुआ ही है। कांग्रेस के शासनकाल में बम्बे में जब आतंकवादियों का हमला हुआ तो हम सब टीवी पे देख रहे थे कि वहाँ आतंकवादी किन से बात कर रहे थे। पाकिस्तान के लाइव टीवी पे चलने वाले लोगों से वो मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपको गोली यहाँ चलाना चाहिए, वहाँ चलाना चाहिए। ये तो हमारे सबके सामने हुआ है ना। बॉम्बे में अगर ताज होटल में हमला होता है
और पाकिस्तान सरेआम वो करता तो ये उन बात को जवाब है जो ये बात कहते हैं अतीक अहमद से। अगर अतीक अहमद ये कर रहा था तो अतीक अहमद को इसके बारे में छूट कैसे दे सकते हैं? हमारे देश के अंदर लाइन ऑर्डर को लेकर के अगर सरकार स्ट्रिक्ट होती है तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। हमारे पुलिस जवान अपनी शहादत दे के देश के लिए काम करते हैं, तो हमारा तो काम होना चाहिए उनका मनोबल बढ़ाना। लोकतंत्र जिंदा कैसे है? आज की स्थिति है कि पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार होने के कारण से आतंकवादी हमले, आप दिल्ली मुंबई तो छोड़ो, कश्मीर में भी क्यों रुक गए? क्योंकि हमने अपने इस राज्य को, राष्ट्र को उस तरह की स्थिति में ले आए कि अब हम अपने देश के दुश्मनों से यहाँ तो छोड़ो, वो दुश्मन के देश में भी होगा तो वहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। अब भारत वहाँ खड़ा हो गया। ऐसे 3 ही देश है, इसमें इजराइल, अमेरिका और अब भारत हो गया। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है इस पर तो ताली बजी सकती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी पर ऑपोजिशन ये आरोप लगाता है ना कि ये देखिए, जानबूझकर जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उन पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगाना चाहती है बीजेपी। ये देश की अपोजिशन पार्टी की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी पाकिस्तान की तारीफ क्यों करते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चाइना की तारीफ क्यों करते? भाई आप अपने देश के लोगों की तारीफ करो। देश की सेना बड़े बड़े टारगेट पूरे करती है, देश को गौरवान्वित करती है, और ये उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कम से कम इनको ऐसे मामलों में तो बचना चाहिए। अच्छा, ये अब थोड़ा मध्य प्रदेश पर आते हैं, फिर से विकास कार्यों पर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो इस लिहाज से जमीन पर उतरी हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय योजना बनी थी। लेकिन वही बात आती कि कांग्रेस के जयराम रमेश जी से लगाकर कई लोगों ने हमेशा इसका मजाक बनाया, होने नहीं दिया। आज का दौर इस प्रकार से बदला है कि हम राज्यों के बीच परस्पर आत्मीयता के साथ राज्य के लिए, दोनों राज्य की बेहतरी के लिए, जैसे मैं उदाहरण दूंगा, राजस्थान में पानी की कमी है, मध्य प्रदेश में बहुत जलराशि, बहुत 250 से ज़्यादा नदियां हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे में पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के नदी जोड़ो अभियान का 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने उसका भूमि पूजन किया। हमको 70,000 करोड़ में केवल 10% राशि मिलाना पड़ी। अब ये अलग बात है कि थोड़ा 2-4% पानी हमने राजस्थान को ज़्यादा दे दिया, और हमारा चूँकि पानी हमारे पास वैसे ही सरप्लस है, तो राजस्थान में अगर सूखे में पानी पहुंच गया तो राजस्थान तो हमारा ही प्रांत है ना, देश का हिस्सा है, हमारा भी तो जुड़वा भाई है। तो हमें इस बात पे विश्वास करते हैं कि राज्यों के बीच पानी को लेकर परस्पर संबंध सौहार्द होना चाहिए। दक्षिण के कई राज्य बड़े बड़े पानी को लेकर के क्या किस स्थिति में पहुंच रहे, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बदलते दौर में हमारे देश के अंदर देशभक्ति के भाव को जागृत करने के लिए राज्य के अंदर आपस में हमारे संसाधनों के बंटवारे में सौहार्दता होना चाहिए। इसलिए हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान के साथ पूरी की। इसी प्रकार से एक केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं, लगभग 1 लाख करोड़ की योजना, ये भी हम काम कर रहे हैं। एक ताप्ती परियोजना जिसको हम महाराष्ट्र के साथ करने वाले हैं, तो ये माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा भाव रखा है। 90% राशि वो भारत सरकार से दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसका परिणाम क्या आएगा बताना चाहूँगा। हमारे राज्य के अंदर आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। ये योजना पूरी होते होते हम 100 लाख हेक्टेयर तक चले जाएंगे, अर्थात प्रत्येक गांव तक, और खासकर बुंदेलखंड का वो इलाका जहां हम वर्षों से गरीबी के कारण से पलायन, तकलीफें सहन करते थे, ये नदी जोड़ो अभियान कारण से पूरा इलाका पंजाब हरियाणा की तरह हरा भरा हो जाएगा। आपने इन तमाम योजनाओं के बारे में बखूबी बताया, और जो भी मध्य प्रदेश को लेकर सवाल थे उनके जवाब दिए। अब जाते जाते ये बता दीजिए कि जब डॉक्टर मोहन यादव की मुख्यमंत्री के तौर पर आलोचना होती है तो आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? उसका तुरंत करारा जवाब देना पसंद करते हैं, या फिर इग्नोर करना पसंद करते हैं, या फिर आत्ममंथन करते हैं? देखिए, सकारात्मक आलोचना का तो सदैव स्वागत होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर अच्छी बात है, कोई हमसे गलती हो रही है तो मानने में गलती नहीं है, लेकिन कोई अगर जिसको कुछ बोलना ही है तो उसको तो इग्नोर ही करना पड़ेगा कि भाई तुमको बोलना, बोलते रहो, हम क्या करेंगे, इसको तो रिजल्ट आ जाएगा।
लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र के लिए पक्ष की जितनी आवश्यकता उतनी प्रतिपक्ष की आवश्यकता भी है। तो अगर काम अच्छा कर रहे हो तो आलोचना को भी सुनने के लिए, समझने के लिए उसका स्थान जरूर रखना चाहिए। मैं इस बात के लिए सदैव इस पक्ष में रहता हूँ कि हम अपनी कोई भी बात के लिए हम परिपूर्ण मान लेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए इतनी गुंजाइश रखो कि कोई बात सुधारना तो सुधार लें, कोई गलत नहीं। कांग्रेस वो भूमिका निभा रही है मध्य प्रदेश में सकारात्मक? कांग्रेस तो है ही नहीं ना। कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस जब बिहार में चुनाव होता तो वो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में शिविर करने आ जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में कोई सकारात्मक बात करना चाहिए तो वो पता नहीं किस तरह की दुनिया पकड़ लेते हैं। इसको अब मैं तो मान के चलता हूँ, इतनी पुरानी पार्टी, भगवान महाकाल सद्बुद्धि दे और वो अच्छी भूमिका निभाए, लेकिन अभी लगता है 20 साल और अभी उनको ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत हमसे बात धन्यवाद, करने के बहुत लिए धन्यवाद। TV9 के इस मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया।